था कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और वो वेक्टर क्वांटिटी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिल रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द बोथ द वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसके डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब जो पॉइंट आउट करेगा वो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एक तो बेसिक फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो वहाँ पे एन कैप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करना है, ए बी साइन थीटा है। तो ये भी देखा था कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करें बी डॉट ए करें हमें सेम नंबर मिलना है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है। वाइल क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर मिलना है, तो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्रूशियल हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ए क्रॉस बी करना सीखे थे और उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन कर रहे थे ये वाली चीज़ें डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था ए वन ए टू बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, वैसे ही हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे। तो वो कॉम्पोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में किसी को भी अगर कुछ डाउट होगा तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद डाउट पूछना। तो इसका जो है इसका जो ओपनिंग है, ये जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम चाहे तो हम जैसे मल्टीप्लाई किया था जैसे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट होगा कि सर ये तो हमने कंपोनेंट फॉर्म में तो ऐसा डिटर्मिनेंट वगैरह तो कुछ आया नहीं, और उससे जो है वहाँ पे हमने इजीली जो है ब्रैकेट को ओपन कर दिया था यहाँ से। जैसे मान लो ये कंपोनेंट वाले से अगर हम सोचते हैं डॉट प्रोडक्ट में, थोड़ा सा रिकॉल करोगे जो लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, देखो अपने दिमाग में ये सब चीज़ें फिट करने के लिए सब लोग पहली बार सीखते हैं, सबको उतना ही डर लगता है, लेकिन सीखते सीखते एक्सपर्ट वो हो जाता है जो बार बार रिवाइज करता है। तो आइडियल जो रिवीजन शेड्यूल है वो आइडियल रिवीजन शेड्यूल है, नोट्स तुम्हारे पास है, क्लास खत्म हो, क्लास खत्म के बाद मैक्सिमम 10 मिनट्स देना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स में क्विक रिकैप। फिर तुम्हें अगर कुछ डाउट हुआ वहाँ मार्क कर लो, अपनी एक कॉपी रखे रहो, उसमें लिख लो, जिसको कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी इमीडिएटली जो है पूछ सकते हो। और डेली जो है 10 मिनट 20 मिनट रिवाइज करो। संडे को ऑफ है तो पूरे वीक का रिवाइज करो, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले खुद से लिखो, नोटबुक बंद करके सारी चीज़ों को खुद से लिख लो, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा लाइव हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक ट्यून हो जाएगा। क्योंकि 10 तक थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, फर्स्ट टाइम है, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करोगे तो ऐसे ही होगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है, सब आसान है। ए क्रॉस बी हम करते हैं, तो जैसे वहाँ पे था डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस ऑफ बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। अब ये बताया था वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कि अगर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, टोटल 9 टर्म्स मिलेंगे। उस 9 टर्म्स में कुछ टर्म जीरो हो गए थे डॉट प्रोडक्ट में। कौन से टर्म जीरो हो गए थे डॉट प्रोडक्ट में? आई डॉट जे या जे डॉट के, दूसरे टाइप के यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट था टर्म वो जीरो हो गया था। तो वो टोटल 9 टर्म में से टोटल 6 टर्म्स जो है वो जीरो हो गए थे और 3 टर्म्स हमें मिले थे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। जो लोग अटेंटिव होंगे उनको याद आ रहा होगा, जो लोग नींद में होंगे उनको सरप्राइज टाइप का लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, ये कब हुआ था। ये हमने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम इन डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद अब यहाँ पे भी सेम जो है 3 है, 3 यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 टर्म्स आएंगे, उस 9 टर्म्स में 3 टर्म्स जीरो हो जाएंगे। वो 3 टर्म जीरो कैसे होंगे, जो कि हम ये जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेम टाइप के यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब पैरेलल वेक्टर के साथ जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब होगा कि वो नल वेक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे मान लो इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हो। तुम्हें ये सारा कुछ बताया हुआ है
कि ये सर्किल पे जो है आई जे के मार्क करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे, आई क्रॉस जे आएगा तो के हो जाएगा, के क्रॉस आई आएगा तो जे हो जाएगा। इस सर्किल में अगर मूव करते रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर जैसे जैसे मान लो हमने एक प्रोडक्ट A1 का आई के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। फिर इस A1 का B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा के कैप। तो ऐसे ही ये ब्रैकेट ओपन करके इस रूल को अप्लाई करके हम सेम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जिसको ये भाई इजीली समझ में आ रहा है वो ऐसे समझ लो। हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है। ये वाला फॉर्म जो है एक मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका है जो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए बताया था, रवि एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दो कि कि यहाँ से जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड बताया था, डिटर्मिनेंट वाला मेथड ये था कि ये डिटर्मिनेंट होता है, दो वर्टिकल लाइंस होंगी, दो वर्टिकल लाइंस होंगी। जिसको भी डाउट है बस 5-10 मिनट्स के लिए होल्ड करो, ये एक्सप्लेनेशन मुझे कंप्लीट कर लेने दो। ये जो है डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट में हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट रो जो है वो था आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हम लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा A1 A2 A3 और सेकंड वेक्टर हो जाएगा B1 B2 B3। फिर प्रोसीजरल चीजें हैं, फिर प्रोसीजर है, यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, प्लस मार्क कर देंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे आई से, तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप। और इस रो को और इस कॉलम को अगर हाइड कर दिया तो हमें 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मिला। 2/2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। तो उस डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करेंगे, इस डायगनली अपोजिट जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2। फिर सेकेंड टर्म को लिख लेंगे माइनस जे जो रो और जो कॉलम है उसको ओपन कर देना, उसको लीव करना है, तो ये हो जाएगा ये रो और ये कॉलम अगर हम लीव कर देते हैं, ये रो गया और ये कॉलम गया तो बचा A1B3। तो इसको लिख लेंगे A1B3 माइनस B1 A3। फिर के कैप के लिए के को थर्ड रो और थर्ड कॉलम लीव करेंगे तो हमें 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा विच इज इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स होंगे A1 A2 B1 B2। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। हाँ, किसको क्या डाउट हो रहा है ये बताओ, उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। बताओ रवि। माइनस जे क्यों लिए? माइनस जे बताया ना कि ये माइनस जे जो है वो हमें इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए मेथड है, स्टेप है। ऐसा नहीं कि हम प्लस या माइनस क्यों ले रहे हैं। अगर लॉजिकली तुमको एक्सप्लेन कर देखना है तो जैसा ये ए क्रॉस बी बताया है, इसको जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग थोड़ा सा एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये डेरिवेशन कहीं पे नहीं आएगा, तुम्हें डेरिवेशन तुम्हारे लिए नहीं आएगा कि इसमें बताओ कि हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, डेरिवेशन नहीं आएगा। फाइनल रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे यहाँ पे ये ओपन किया है, यहाँ पे जो नीचे ये ओपन किया है, ये चीज कंपोनेंट वाइज में इसमें करोगे तो एग्जैक्टली जो है सेम फॉर्मूला आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा वहाँ पे माइनस आ रहा है। ये हमारा एक स्टेप है, समझे। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कॉन्सेप्चुअली कोई पॉइंट है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये ओपनिंग के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। और बताओ, और कोई, किसी और ने, दो लोगों ने। ओके सर, यस सर। हाँ बताओ। सर जब हम सर आई कैप और जे कैप का सर क्रॉस प्रोडक्ट सर फाइंड करते हैं तो सर हमें के मिलता है। हाँ तो सर हम उसे सर आई कैप, और जब हम जे कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें माइनस के मिलता है। तो सर हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप करके माइनस के लिख सकते हैं, और जे कैप प्लस आई कैप करके सिर्फ के लिख सकते हैं। नहीं, उल्टा कैसे लिख ये दोगे यार रॉन्ग होगा? हाँ बिल्कुल रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। जो चीज होती है वही लिखेंगे ना। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है तो उसको माइनस के थोड़ी लिख दोगे,
वो तो एक डायरेक्शन है ना, ओके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो तो लिखना है, वो स्टैंडर्ड सर। सिस्टम है, वो ऐसे नहीं, अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते। तो सर के का जो डायरेक्शन होता है सर वो हमेशा आउट ऑफ द पेज होता है, हाँ इनटू द हाँ, पेज नहीं होता। नहीं इनटू द पेज भी हो सकता है। वो एक्स वाई जेड हम कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम एक्स सर और वाई ऐसे लेंगे, ये एक्स और वाई, तो यही जेड होगा, आउट ऑफ द पेज ही होगा। बट किसी ने मान लो कहा कि नहीं ऐसे नहीं लेना है, तो अगर ये वाई ऐसे, ऐसा समझ लो कि इसने किसी को ऐसे होल्ड करके इसको रोटेट कर दिया, अगर कोई ऐसे एक्स और वाई लेता है तो उसके लिए इनटू द पेज हो जाएगा, ये लाइन जो है वो इनटू द पेज है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब राइट हैंडेड स्क्रू रूल को ये फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ भी रैंडम हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते। ओके सर। सर राइट हैंड स्क्रू रूल थोड़ा समझ में नहीं है, ओवल और वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, राइट हैंड स्क्रू रूल जो है, एक्चुअली वो राइट हैंड, देखो इसका डायग्राम के लिए एक बार रेफर करोगे, एच.सी. वर्मा में उसका डायग्राम दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड है। उसमें क्या है कि कोई भी वेक्टर है ए क्रॉस बी अगर हमें करना है दो वेक्टर का, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करेंगे। जैसे ये है, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा, तो हम राइट हैंड का फिंगर पॉइंट आउट करेंगे, राइट हैंड को रेस्ट में रखेंगे प्लेन पे, जैसे वर्टिकल अपने हैंड को रखोगे, और ये जो फिंगर है, फिंगर के टिप्स पॉइंट आउट होने चाहिए ए के तरफ, ए के एरो की तरफ। तो हम इस डायरेक्शन में अपने हैंड को वर्टिकली यहाँ पे रेस्ट करेंगे। मान लेंगे कि यह टेबल, जिस टेबल पे बैठे हुए हो देख रहे हो, अगर टेबल पे ही हो तो कुछ तो बेड पे भी होंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर हम अपने हैंड को वर्टिकली रेस्ट करते हैं अलोंग दिस वेक्टर, फिंगर पॉइंट आउट होना चाहिए इसके टेल की तरफ। और उसके बाद अगर हम कर्ल करते हैं, कर्ल करते हैं मतलब पाम जो है वो सेकेंड वेक्टर की तरफ होना चाहिए, कर्ल करते हैं, तो वो कर्लिंग जो है हमारे इस एंगल के थ्रू, ऐसे बोलेंगे स्मॉलर एंगल के थ्रू, ये जो है ऐसे। तो यहाँ से जब हम कर्ल करेंगे तो थंब किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो ए क्रॉस बी जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। यही है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे स्क्रू को हम रोटेट करते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड से, तो वो इनसाइड जाता है, रोटेट करते हैं तो आउटवर्ड जाता है। स्क्रू को जैसे टाइट करते हैं तो जैसा मूवमेंट होता है, इसीलिए इसी नाम पे इसका ये नाम है। और एक सर, बताओ। सर जब हम सर सपोज ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप हम निकाल रहे हैं, तो सर उसका सर फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो सर वहां पे एन कैप को के कैप बोल के लिखना मीन्स जरूरी है, या सिर्फ एन कैप को छोड़ देने से चलता है, मीन्स एन कैप से लिख देने से मीन्स चल जाएगा? नहीं, एन कैप यार, वो एन कैप लिखने से चल जाएगा, बट बात ये है कि वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है आई जे के, किसी भी एजुकेटेड पर्सन को पता है वो चीज़। तो जो चीज़ सर सबको पता है तो वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे तो ये लगेगा कि तुम्हें ही नहीं पता है ना। टेक्निकली कोई ओके रॉन्ग सर। नहीं है, बट वो क्या है कि वो सबको पता है, तो जब पता है कि स्टैंडर्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो हम उसको लिख देंगे। ओके सर। ठीक है, और कुछ? यस सर। हाँ, तो देखो कुछ इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये जो फॉर्मेट, ये जो रिजल्ट आया ना उसको याद रख लेते हैं कि आई कैप का कंपोनेंट ए वन बी थ्री माइनस बी थ्री ए वन, तो ऐसे जो है वो याद रख लेते हैं। तो जो लोग याद रख लेंगे उनके लिए बहुत ही लाइफ सिंपल हो जाएगी। थोड़ा सा दो चार बार रटना पड़ेगा उसको, एक दो बार लिखना पड़ेगा, तो वो याद रह जाएगा। नहीं भी याद रखोगे तो प्रोसीजर याद रखने से ये जैसे ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर सुनोगे क्योंकि लास्ट ही है ये, लास्ट पॉइंट ही है। जैसे मान लो हम वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे माइनस के, वेक्टर वेक्टर बी इज इक्वल, जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप, ये टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मान लिया ये है। ठीक है, ये दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ऐसा दिया होगा फाइंड ए क्रॉस बी। अब फाइंड ए क्रॉस बी,
उसके लिए हम वैसे पहले ये डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, ऐसे दो वर्टिकल लाइन, यहाँ पे आई जे के, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे मार्क कर दिया, माइनस यहाँ पे है। उसके बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर 1 1 -1, सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर 2 1 1। अब रही बात इसको ओपन करने की, थोड़ा सा मेंटली सॉल्व करते रहोगे। आई का कंपोनेंट लिखना है, दिस आई के रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट बचा उसमें डाउनवर्ड डायगोनल माइनस अपवर्ड डायगोनल, ये हो जाएगा 1 -1, तो ये 1 होगा, और फिर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -1, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, तो ये लिख लिया फर्स्ट एलिमेंट। फिर सेकेंड को ऐसे ही -j, फिर इसको रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, और फिर माइनस ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा -2, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2, फिर लिख लेंगे प्लस के कैप के जिस रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये बचा 1 -2, ये आ जाएगा 1 -2, तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा 2i कैप -3j कैप -k कैप। तो ये हमारा वेक्टर आ गया, कुछ वेक्टर c, दैट वेक्टर c इज इक्वल टू a क्रॉस b, दिस वेक्टर c इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, अब अगर कोई कहेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का मतलब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो तो बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना, क्यों? ये हो जाएगा 4 + 9 + 1 x² + y² + z² का रूट, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। कोई कहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग c, समझ में आ रहा है? जागो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा अभी। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग c, यूनिट वेक्टर अलोंग c क्या करेंगे, c डिवाइडेड बाय मॉड c, तो यहाँ पे से c जो वेक्टर है, वेक्टर c से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड अभी यहाँ पे फाइंड किया है, रूट 14 है, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से सोचोगे, ध्यान से रिलेट करोगे कि अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स a एंड b, तो क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि ये c ही जो है, c के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वही जो है a और b के परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो भी वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b, तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो वेक्टर आएगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो यहाँ पे लिखा है। ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। क्लियर हो गया ये? तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नोट्स में भी दिया हुआ है कि फाइंड द, सर और एक बार थोड़ा बता देंगे क्या? हाँ यहाँ पे ये इसके एप्लीकेशन में दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। मतलब हमें अगर a क्रॉस a और b के ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एज वेल एज b, तो हमें क्या करना है कि a क्रॉस b फाइंड करना है और a क्रॉस b के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो एन कैप की डायरेक्शन है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके क्रॉस होगा, a क्रॉस b करेंगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा, उसके मॉड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, a क्रॉस b है परपेंडिकुलर वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या है उसका, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और अगर परपेंडिकुलर बोला गया है तो कल ही बताया था कि परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे, एक जो है अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन, तो अप द प्लेन के लिए डॉट यूज करते हैं, ये जो a और b है वो इसी प्लेन में है, a b के प्लेन में है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और ये क्रॉस वाला है तो दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर दो पॉसिबल है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो जनरल हम वेक्टर अगर लिखेंगे तो कोई भी ले सकते हैं, a क्रॉस b के डायरेक्शन में भी जो होगा और माइनस a क्रॉस b के डायरेक्शन में भी होगा, तो हमें ये स्टेप फाइंड करना है, ऐसे करना है। आई बात समझ में? सर प्लस और माइनस का जस्टिफिकेशन थोड़ा और एक हाँ, बार।
प्लस माइनस का जस्टिफिकेशन ये तो समझ में आ गया कि हमें A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द A Yes, एंड sir. B, उसके मॉड से डिवाइड किया तो हमें मिल Yes, गया sir. यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अगर है तो मान Yeah. लिया कि A क्रॉस B से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, ये है मान लो A क्रॉस B, ये AB जो है इसी प्लेन में है, तो ये A क्रॉस B है, तो इसके परपेंडिकुलर एक डाउनवर्ड वेक्टर भी तो हो सकता है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कंडीशन तो ऐसा नहीं दिया हुआ है ना कि आउटवर्ड परपेंडिकुलर या इनवर्ड परपेंडिकुलर, सिर्फ दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के दो डायरेक्शंस है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो अगर A क्रॉस B से हमें अपवर्ड मिल रहा होगा तो वो प्लस हुआ, तो जो प्लस वाला भी होगा और माइनस वाले भी होंगे, मतलब दो वेक्टर होंगे जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। वो दोनों कौन कौन से हैं? एक A क्रॉस B के डायरेक्शन में, एक माइनस A क्रॉस B के डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे मान लो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है, ये ट्राइंगल है, वेक्टर वाइज एरिया। तो ये क्या है? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। जैसे मान लो ये दो वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिए, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे ये बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी ऐसे लिखा हुआ है जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से जो वेक्टर की लेंथ है वो बी, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्या परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होगा? कंपोनेंट याद करो। तो यहाँ पे अगर इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए इंटू बी साइन थीटा, यही होगा। तो ए बी साइन थीटा जैसे ही देखेंगे, जैसे ही साइन थीटा देखोगे वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को याद करोगे, जैसे ही कॉस थीटा देखोगे कहीं पे भी तो डॉट प्रोडक्ट को याद रखना। बस दो रिलेशन कोरिलेशन है। मतलब ये हुआ क्या? ये ए बी साइन थीटा इज व्हाट? ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे जो ए एंड बी इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ए एंड बी जो है वो एडजेसेंट साइड्स है। तो हमें दो वेक्टर्स अगर गिवन है तो उसके हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हाफ ए क्रॉस बी। अगर मान लो ये देखोगे कि अगर हम इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा। तो अगर हम सिर्फ, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम सिर्फ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी करेंगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो पैरेललोग्राम में बहुत सारी चीजें हमारी हिडन हैं कि पैरेललोग्राम में क्या है कि अगर ये हम रिप्रेजेंट करते थे ए, ये रिप्रेजेंट करते थे बी, तो ये रिप्रेजेंट करता था ए प्लस बी, ये रिप्रेजेंट करता था a माइनस बी, और इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा a क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा a क्रॉस बी। तो हमें वेक्टर्स दिए हुए होंगे, उसमें फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय दीज टू वेक्टर्स। क्लियर हुआ भाई? स्पायर सर ए क्रॉस बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड कैसे आया वो वाला समझ में नहीं आया। ए क्रॉस बी से क्या मिलता है, स्केलर या वेक्टर? बताओ। वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये क्या है? ये इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। आई बात समझ में? ये तो यूनिट वेक्टर है ना, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो ये ए बी साइन थीटा हुआ, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ पाए? यस सर। हाँ। यस तो सर। अगर समझ गए, तो अगर जो भी जो क्लियर कट समझ गया है वो आंसर तुरंत दे देगा क्विकली। तो इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज करो ऐसा पूछा जाए ए डॉट, तुरंत आंसर देना है भाई।
A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 1/2, ऑप्शन सी है 0। अरे क्वेश्चन है। हाँ हाँ क्वेश्चन है, और क्या है? डेटा इनसफिशिएंट। ओके। इसका आंसर देना भी क्या होगा? ये C 0 0। 0 अरे 0 क्यों भाई? जल्दी बताओ। 0 है तो क्यों है? सर ए क्रॉस बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, देन ये स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है ए से। मतलब क्या? A क्रॉस B है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और देन ए वेक्टर से ये डॉट प्रोडक्ट है। तो उससे क्या हो गया? सर 1। सर One. 1 1 कैसे? यस सर। 1 यस सर। सर 0। एक्सप्लेनेशन भी दो साथ में। सर ये ए सर क्रॉस बी का परपेंडिकुलर होगा जो अब निकलेगा ए से भी, और दोनों परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 ना। हाँ 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 गुड। ये कौन किसने आंसर दिया भाई? प्रतीक। अरे यस सर, मैंने कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया था, अच्छा ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, हाँ सही है। देखो यहाँ पे कुछ वेक्टर हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना विजुअलाइजेशन है, इंटरप्रिटेशन है कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द A एंड B। सपोज करो कि ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A क्रॉस B वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर A है, ये B है, और ये A क्रॉस B की डायरेक्शन है, A क्रॉस B वेक्टर है। तो यहाँ पे A क्रॉस B और A के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री है ना। इसको अगर हम देखेंगे तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। कौन सा वेक्टर है फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और A वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर हो जाएगा 0। समझे? तो ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो थिंकिंग है, इसको रखना है दिमाग में कि A क्रॉस B से हमें एक वेक्टर मिलता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इससे हमें क्या क्या मिलता है? इससे हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जो कि A और B के परपेंडिकुलर है। एरिया फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का, जिसका ये एडजेसेंट साइड है। अदरवाइज हमें डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो फाइंड कर सकते हैं। दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है ये हम चेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी अगर पैरेललिटी के लिए कोई क्वेश्चन आ गया कि चेक वेदर दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो हम वही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। तो वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वेक्टर के टाइप्स और जो भी है। अब इसमें जितनी चीजें बताया है उतने से ही तुम्हें कंफर्टेबली हो जाएगा। तो तुम इन्हीं को थोड़ा सा रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कल का जो सेशन है, कल के सेशन में अगर एक बार रिवाइज कर लोगे इसको, कुछ डाउट होगा। जैसे एक पॉलीगन लॉ के क्वेश्चन का डाउट था, पूछा था किसी ने, तो वो पॉलीगन लॉ में क्या है, उसमें तो थोड़ा सा क्लास में अगर होता है तो तुम्हें रिएक्शन टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। अब ये ऑनलाइन वाले मोड में जो है वो रिएक्शन टाइम 0 रहेगा। वो रिएक्शन टाइम तुम्हें खुद से ही लाना होगा डिसिप्लिन मैनर में। तो जैसे मान लो ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन में हमने ये मार्क कर दिया है, क्वेश्चन नोट्स में है ABCD E और F। तो ये पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है कि ऐसे दिया हुआ है कि AB प्लस AC प्लस AD, यहाँ से ये सारे वेक्टर्स हैं, प्लस AE प्लस AF।
इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है O। तो हमें इसमें से कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये प्रूव करना हमें कि ए बी प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। ये आंसर है, ये आंसर है, या ऐसे मान सकते हो किसी को प्रूफ करना है। तो इसमें ज्योमेट्रिकली हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल करके सोचना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम डायरेक्ट देखो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि ये वेक्टर को, अब ऐसे देखो, वेक्टर को हम ये जानते हैं पैरेलली मूव कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल मूवमेंट वेक्टर को करके, ये जो वेक्टर है, ये ए एफ वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी साइड के। तो हम इसको पैरेलल यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये वेक्टर AC को ऐसे छोड़ देंगे, ये AC वेक्टर, और यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया किस वेक्टर को, AF वेक्टर को। ध्यान रहे, ये ध्यान से समझना भी, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी। ये AF, ये हो जाएगा AD, ठीक है। एक AD यहाँ पे पहले से है, फिर हमने इस वेक्टर को लिया और इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो उसके वजह से हमें एक और AD मिल जाएगा। मतलब कि AC वेक्टर कंबाइन होगा किसके साथ, AF वेक्टर के साथ, तो हमें क्या दे देगा, AD, ये एक AD दे देगा, ठीक है। और सिमिलरली इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, मतलब AB वेक्टर को उठा के यहाँ कर देंगे, तो एक तो AE वेक्टर था ऐसे, और प्लस AB वेक्टर को हमने यहाँ पे चिपका दिया, तो ये ट्रायंगल लॉ से ये भी क्या दे देगा, एक AD वेक्टर दे देगा। मतलब ये वेक्टर भी मिलके क्या देगा, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर, ये दोनों भी कंबाइन होके हमें क्या दे देंगे, AD वेक्टर देंगे। तो हमारे कितने AD हो गए, 3 AD। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, ऑप्शन था ये, तो ये हो जाएंगे 3 AD। और यहां से अगर देखोगे 3 AD वेक्टर, और ये देखोगे जो AD है वो क्या है, AO का डबल है। AO जो है सेंटर है, मिड पॉइंट है, रेगुलर हेक्सागन है, तो ये इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नोट्स के हैं, नोट्स के क्वेश्चन को आज सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, लिख के थोड़ा सा देखोगे, वेक्टर की चीजों को कंसोलिडेट कर लोगे। कल जो डाउट होगा, हम लोग कल का सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। अगर डाउट सबका खत्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वैसे तो चैप्टर बहुत बड़े हैं, मैथमेटिक्स के हैं, बट उसमें फिर से वही डिस्क्लेमर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, काम की चीजें पढ़नी है, उससे हमारा काम हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाएगी, ठीक है। क्यों प्रतीक? यस सर। अच्छा, बस तो आज सब लोग रिवाइज कर लेंगे, वेक्टर को खत्म कर लेंगे। आज का टाइम थोड़ा सा डेडिकेट करोगे, 2-3 घंटा वेक्टर पे दोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे, वेक्टर का नोट्स है तुम्हारे पास। हम लोग कल इसका डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, तो रिवाइज करके पढ़ लेना। आज थोड़ा सा मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तभी आगे कुछ होगा। सर